हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसके एनालिसिस हम लोगों ने किए थे, जिसमें हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस देखे थे। उनमें से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बताए थे। जहां तक मैं एक्सप्लेन कर सकती थी वहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आई होप कि आप लोगों को वो सेशन पसंद आया होगा। आज हम लोग नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन तक के जो टोटल क्वेश्चन है 30 उसे आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट। मतलब कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, कोहलबर्ग जो थे उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के टोटल 6 स्टेजेस बताए थे। उन्होंने टोटल 3 स्टेजेस बताया था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल। इन तीनों को उन्होंने अलग अलग 2 स्टेजेस में बांटा था। तो उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से क्या गलत है। तो ये जो पहला ऑप्शन है आपका, इट टेक्स इनटू अकाउंट अफेक्ट ऑफ कल्चर एंड जेंडर और मोरल रीजनिंग, ये बिल्कुल गलत बात है। नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, इसकी बात कोहलबर्ग ने नहीं की थी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारा, यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कोहलबर्ग ने अपने डेवलपमेंट के चरण में इसके अवस्थाओं के बारे में बात की है, डेवलपमेंट की अवस्थाओं के बारे में बात की है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर निर्धारित है। नहीं, ये एक्सपेरिमेंशियल मेथड नहीं है। कोहलबर्ग ने जो मेथड दिया था वो प्रैक्टिकल मेथड है, ना कि एक्सपेरिमेंशियल मेथड है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फोर्थ है, यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोहलबर्ग ने डेवलपमेंट के जो 6 चरण दिए हैं उसमें उन्होंने बच्चों को अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग परिस्थितियों में रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन और रीजन है हमारा ये अभिकथन और कारण। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चे अपनी एक्टिविटीज के द्वारा सीखते हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। चाइल्डहुड इज ए यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट। ये बिल्कुल गलत बात है। बचपन एक यूनिवर्सल निर्माण नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे का बचपन एक ही तरह से बीते यह जरूरी नहीं है। यह बच्चे का जो विकास होता है, अलग अलग संस्कृति, कल्चर, अलग अलग जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे का एक सार्वभौमिक निर्माण है बचपन, ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी जगह हम कह सकते हैं कि बचपन जो है एक सार्वजनिक कंस्ट्रक्ट, यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट ना होकर सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब कि कह सकते हैं सामाजिक रचना है बचपन, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो सभी एक समाज में रहते हैं और खुद को डेवलप्ड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये ऑप्शन गलत है, और ये जो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अनुसार क्या होगा, ऑप्शन ए तो सही है लेकिन आर गलत है। चलिए आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ाता है। मैं आपको ये थोड़ा वो करूंगी कि सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है वो हिंदी में कुछ वर्ड्स को पढ़ने की बजाय अगर इंग्लिश में क्वेश्चंस को पढ़े तो ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना आप लोगों के लिए। क्योंकि एक इंग्लिश वर्ड के जो मीनिंग है हिंदी में वो कई हो सकते हैं, बट इंग्लिश वर्ड एक ही होता है तो पढ़ना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि इंग्लिश में ही सीडीपी को पढ़ने का कोशिश करें, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। जैसे देखो यहाँ पे विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ये थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है सुनना। लेकिन एनालिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब एक ही होता है कि ऐसे प्रश्न जहां बच्चे खुद के थिंकिंग, खुद के जो उसके
कॉग्निटिव जो डोमेन है, जो उनके सोचने की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस के आंसर दें। तो इस टाइप का क्वेश्चंस इन चारों में से क्या हो सकता है? तो देखो, पहला ऑप्शन है हु वाज द लीडर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। ये तो कोई भी बता देगा, अगर किसी को भी पता है तो ये कोई भी बता सकता है। एक ही वर्ड का आंसर होगा, जो सिर्फ नाम हो सकता है। इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वार 2 सेकेंड, ये भी कोई बता सकता है। किस साल में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ये भी बता सकता है। तीसरा, विच कंट्रीज वेयर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वार 2, ये भी एक लाइन का आंसर है, एक वर्ड का कह सकते हैं आंसर होगा। लेकिन ये जो फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, ये जो आपका फोर्थ नंबर है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार 2, देखो इस क्वेश्चन में बच्चे सोचेंगे, अपनी दिमागी क्षमता के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर्स था जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों या उसे फैसले में किन कारकों का योगदान था, उसका जो रिजल्ट आया द्वितीय विश्व युद्ध का, उसमें किन चीजों का योगदान था। इसमें बच्चे सोचेंगे और सोच कर जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा इसके अकॉर्डिंग ये होगा नंबर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While engaging student who are visually challenged, जो बच्चे दृष्टि बाधित है, जो देख नहीं सकते, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को क्या करना चाहिए और किस तरह से किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए? चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा, आप सबको पता ही होगा, जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या सुन नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेले सिस्टम जो है वो बेस्ट है। ब्रेले सिस्टम के तहत उन्हें सिखाया जा सकता है कुछ भी। और ये जो टेक्टाइल सिस्टम है ना, टेक्टाइल सिस्टम होता है कोई भी चीज छू कर, स्पर्श करके जो हम चीजों को बताते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें। तो इस मेथड के थ्रू हम, ये जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ये ब्रेल और एक स्पर्श प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, यू आर ए टीचर who wants to encourage your students to think critically and creativity। देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मान लो आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप उनके थिंकिंग का जो कैपेसिटी है उसे बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? लेक्चर ऑन द टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद द डिटेल नोट्स। इसमें बच्चे ने की तो कोई सहभागिता है ही नहीं, टीचर खुद ही नोट्स दे देगा और खुद ही एक्सप्लेन कर देगा, तो फिर बच्चे इसमें क्या करेंगे? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना। मैंने पहले ही बोला था कि याद रखने के लिए बच्चे को कभी नहीं सिखाना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड है छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। नहीं, ये जो स्टूडेंट्स जो है वो मतलब क्वेश्चंस अगर आप दे देते हैं उन्हें तो खुद से ही वो अपनी नॉलेज को असेस करेंगे, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका, छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय परीक्षण देना, नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशन। देखो अगर बच्चे खुद से कोई किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो ये बेस्ट आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके आंसर होंगे ये नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए, which of the following is an example of assessment for students learning। बच्चों को असेसमेंट करने के लिए लर्निंग के दौरान आप क्या टूल्स यूज कर सकते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है ए रूब्रिक गिवन टू स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट, आउटलाइन व्हाट दे नीड टू डू अचीव ए सर्टेन ग्रेड। इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है कि बच्चों को असेसमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो एक ये ऑप्शन हुआ। दूसरा, एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है,
क्या आप 1 साल तक 1 ईयर तक बच्चे को पढ़ाते रहे और एक ही बार एग्जाम ले, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बात है। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, ये बेस्ट आंसर लग रहा है मुझे, क्योंकि ए क्विज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास टू चेक फॉर प्रायर नॉलेज, दिस इज द बेस्ट ऑप्शंस अमॉन्ग दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कि पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को ऐड करके जब बच्चे कुछ आंसर्स देते हैं तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 number. As compared to boys, girls have an innate tendency to be affected more by social and cultural factors. लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये बिल्कुल सही बात है। जो लड़कियां जो होती हैं वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं, चीज़ों से जल्दी जुड़ जाती हैं, अटैच कर लेती हैं खुद को, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। लड़कियां जो है वो इमोशनली कमजोर नहीं होती, डिपेंड करता है कि वे किस वातावरण से बिलोंग कर रही है, उनका समाज कैसा है, और इसमें अगर लड़के हैं तो उनकी स्थिति भी सेम ही होगी जैसी और लड़कियों की हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, बट ये ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है बट आर गलत है। चलिए नेक्स्ट, 12-year-old Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the math problem to the blackboard because she fears that the teacher will scold and she would be embarrassed. 12 साल की जो अमाना है वो हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। ये जो 12 साल की जो अमाना है वो डर जाती है कि जब टीचर उसे बोर्ड पे बुलाएगी और गणित के क्वेश्चन से पूछेगी तो वो जवाब नहीं दे पाएगी और इससे उसे बेइज्जती होगी उसकी क्लास में और टीचर उसे डांटेंगे। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही बात है। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनको शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो आप ही एज ए स्टूडेंट अगर किसी क्लास में बैठे हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप बोर्ड पे नहीं जाना चाहोगे। आपको लगेगा कि अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो टीचर आपको डांटेंगे, आपकी इंसल्ट होगी, तो वो नहीं जाना चाहेंगे। और ऐसी स्थिति में डेफिनेटली आपके सीखने पर भी निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोनों होगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A teacher wants to enable meaningful and analytical learning in her class by providing opportunities for students to connect their prior knowledge to a new concept. Which of the following teaching strategies would be most effective? मतलब कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो इस ऑप्शंस में से अगर आप बच्चे को उसके प्रायर नॉलेज से वर्तमान नॉलेज को कनेक्ट करके कुछ सिखाना चाहते हो तो इसमें आप सबसे जो जरूरी है वो आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना। और ऑप्शन हम लोग देखते हैं, नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना। बिल्कुल गलत बात है, जहां याद करना देखो ऑप्शन काट दो। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना। ये भी बिल्कुल गलत बात है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और तुरंत उसके आंसर दो, ऐसा इफेक्टिव लर्निंग का ये प्रोसेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ये बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों में पिछले से ही जो टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है उसे अभी के नॉलेज के साथ जोड़कर उसे नई चीजें सिखाना, ये बिल्कुल सही बात हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In an inclusive classroom, the teacher
एक इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में टीचर क्या करता है? प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। बिल्कुल गलत बात है। कभी भी बच्चे को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लेवल में नहीं ले जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई डिफिसिट इन चिल्ड्रन एंड करेक्टली लेवल्स। इन बच्चों को कभी लेवल नहीं करना चाहिए, कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करा, ये बिल्कुल सही बात है। एक समावेशी कक्षा में हर एक बच्चे की अपनी नीड होती है, उसको ध्यान में रखते हुए, सारे बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक करिकुलम तैयार करना और सही रणनीति के साथ बच्चों को सिखाना ही एक इंक्लूसिव क्लासरूम का नजरिया होता है, एक क्लासरूम की मेथड्स होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ये 1 से लेकर 30 तक CDP के कुछ क्वेश्चंस थे जिसे मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।